हार्दिक स्वागत अभिनंदन। श्री अमर राणा जी। जी जी ओम नमस्कार। तो आज हम लोग 268वां ऑनलाइन वेबिनार में उपस्थित हुए हैं। इस प्रोग्राम में मुझे एसकेएम के द्वारा, शिवम सर के द्वारा अपनी बातों को रखने का मौका मिला, इसलिए शिवम सर को तहे दिल से धन्यवाद। आज हमारा टॉपिक श्वसन तंत्र है, जिस पे हम सब चर्चा करेंगे। तो इस विषय पे ही आज का टॉपिक हमारा चलेगा। तो ईश्वर को याद करते हुए लंबी सांसों के साथ हम सब पहले 3 बार ओम का उच्चारण करेंगे। एक बार गायत्री महामंत्र का, तो रीड गर्दन सीधी कर लीजिए, आंखें बंद, लंबी सांसों के साथ 3 बार ओम का उच्चारण। एक बार गायत्री महामंत्र। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। अपने दोनों हाथ ऊपर लेकर जाएंगे, फिर से तप करेंगे, जनरेट करेंगे। गर्म के लिए आंखों को सेकेंगे, नीचे देखते हुए धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। ओम नमस्कार। तो आज का टॉपिक हमारा श्वसन तंत्र है। आज हम एनाटॉमी पे चर्चा करेंगे, जिसमें काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है श्वसन तंत्र। हम सभी जानते हैं कि प्राण शक्ति यानी कि ऑक्सीजन का प्रवाह हमारे जीवन में काफी इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है, जिसके बिना जीवन नामुमकिन है। अब जानते हैं कि प्राणों का शरीर से बाहर होना, ऑक्सीजन का शरीर से बाहर होना ही मृत्यु है। जब तक शरीर में सांस है, जब तक शरीर के अंदर प्राण शक्ति ऑक्सीजन का प्रवाह है, तब तक हमारी जीवन चल रही है। जैसे ही प्राण शक्ति ऑक्सीजन का प्रवाह खत्म हुआ, हम मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। तो श्वसन तंत्र में हम ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन को पढ़ेंगे। श्वसन तंत्र ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के नियमन का एक तंत्र है, जो विभिन्न प्रकार के पदार्थों के ऑक्सीनेशन हेतु महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। ऑक्सीनेशन के द्वारा मेटाबॉलिज्म की क्रिया पूर्ण होती है, जिससे एक एक सेल में ऑक्सीजन का प्रवाह होता है और एक एक सेल हमें प्राण शक्ति, ऊर्जा प्रदान करता है और हमारी शारीरिक क्षमता जिससे बढ़ती है। जिस व्यक्ति के शरीर के अंदर जितनी ज्यादा ऑक्सीजन होगी, उसकी कार्य क्षमता उतनी ही ज्यादा अच्छी होगी। जिसके हेमोग्लोबिन जितनी ज्यादा होगी, उसकी कार्य क्षमता उतनी ही ज्यादा होगी। आप देखे होंगे कि बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके हेमोग्लोबिन कम है, 7-8 ग्राम है, तो कार्य करने की क्षमता उनकी काफी कम होती है, तनाव में भी रहते हैं, थकावट उनको होता है। लेकिन जिनका 13 ग्राम 14 ग्राम हेमोग्लोबिन होता है, उनकी कार्य क्षमता अधिक होती है। यानी कि शरीर में जितना ज्यादा ऑक्सीजन होगी, उतना ही कार्य करने की क्षमता आपकी ज्यादा होगी। तो श्वसन तंत्र के अंतर्गत होता क्या है कि ये श्वसन तंत्र मुख्य रूप से 2 भागों में बटा हुआ है, एक ब्रीदिंग और गैसों के एक्सचेंज। ब्रीदिंग के अंतर्गत हम देखते हैं कि जो स्तनधारी होते हैं, जैसे गाय, भैंस, मनुष्य, ये स्तनधारी है ना। तो स्तनधारी है, तो इनके थोरेसिक कैविटी में फेफड़ा होता है, जिससे वो सांस लेते हैं। वहीं पे हम गैसों के एक्सचेंज की बात करते हैं, तो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का एक्सचेंज होता है। मुख्य रूप से इसमें ब्रीदिंग में अंतर श्वसन और बाह्य श्वसन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। अंतर श्वसन यानी कि इंस्पिरेशन, जिसे निश्वसन भी कहते हैं। एक्सप्रेशन बाह्य श्वसन है कि निश्वसन, निश्वसन इंस्पिरेशन, निश्वसन
एक्सप्रेशन। सांसों को अंदर लेना इंस्पिरेशन है, सांसों का बाहर छोड़ा एक्सप्रेशन है। इंस्पिरेशन की क्रिया में हम देखते हैं कि जो सांस हम अंदर ले रहे हैं, सांस बाहर छोड़ रहे हैं, तो सांसों का अंदर आना और सांसों का बाहर जाना, यानी कि ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहलाता है। ठीक है, सांसों का अंदर आना यानी कि ऑक्सीजन का अंदर आना, कार्बन डाइऑक्साइड का बाहर जाना, ये पल्मोनरी रिस्पिरेशन कहा जाता है। और सांसों का अंदर आना इंस्पिरेशन, सांसों का बाहर जाना एक्सप्रेशन। इंस्पिरेशन की प्रक्रिया में क्या होता है कि जब हम सांस लेते हैं, ठीक है, तो हमारा डायफ्राम और रेडियल मसल्स सिकुड़ता है, जबकि हमारा थोरसिक कैविटी फैलता है, और फैलने की क्रिया की वजह से अधिक मात्रा में हमारे अंदर सांसों का प्रवाह होता है। वही एक्सप्रेशन की प्रक्रिया में बाह्य श्वसन में क्या होता है कि अ, जब हम सांस छोड़ते हैं तो इंटरनल इंटरकोस्टल मसल्स सिकुड़ता है, जिसकी वजह से सांस बाहर जाता है। तो इस प्रकार से इंस्पिरेशन और एक्सप्रेशन की क्रिया चलती है। मुख्य रूप से वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा 21% है, नाइट्रोजन की मात्रा 78% और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा 0.03%। जब हम सांस लेते हैं 21% तो पूरा सांस लिए ऑक्सीजन का, नाइट्रोजन का 78%, कार्बन डाइऑक्साइड का 0.03%। लेकिन जब हम सांस छोड़ते हैं तो जो ऑक्सीजन हमने 21% लिया है, जब छोड़ेंगे तो 17% हो जाता है। 4% का है फिर कहाँ हुआ? तो वो 4% जो हमारा है वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में 4.6% आता है, 4% भी मान सकते हैं। तो 4% वो कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में भाग जाता है। नाइट्रोजन का उसमें कुछ होता नहीं है, तो नाइट्रोजन जितना 78 आया उतना 78 जब सांस छोड़े तो सांसों के माध्यम से बाहर चला जाता है। लेकिन ऑक्सीजन का यहाँ पे घटने और बढ़ने की क्रिया, कार्बन डाइऑक्साइड की घटने और बढ़ने की क्रिया होती है। मुख्य रूप से हम जब सामान्य रूप से सांस लेते हैं, जैसे मैं बैठा हूं, सामान्य रूप से सांस ली, सामान्य रूप से सांस लिए तो हमारी जो अंदर सांस आई इंस्पिरेशन की क्रिया में वो 500 ml सांस लेते हैं। ठीक है, तो और जब सांस छोड़ेंगे हम, जब आप तेजी से सामर्थ्य के अनुसार सांस लेंगे तो आप 3000 से 3500 ml तक सांस अंदर भरेंगे, लेंगे फेफड़े के अंदर। जब सांस छोड़ेंगे तो 1100 ml। मुख्य रूप से हमारे फेफड़े में 1500 ml सांस हमेशा रहता है, 1500 ml सांस। और हमारे फेफड़े की सामर्थ्य क्षमता जो है सांसों का, सांस भरने का, वो 4500 से 4600 ml है, इसकी सामर्थ्य क्षमता। जब प्राणायाम करते हैं, भस्त्रिका प्राणायाम करते हैं, कपालभाति प्राणायाम, अनुलोम विलोम, चंद्रभेदी, सूर्यभेदी, तो हमेशा योगा टीचर हमेशा ध्यान रखते हैं कि इनहेल, एक्सहेल, होल्ड, ये होते रहता है ना। तो सांसों का अंदर आना, सांसों का बाहर जाना एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्ले रोल अदा करता है। जब आप तेजी से सांस लेंगे, क्या तेजी से भस्त्रिका प्राणायाम, नॉर्मल सांस लिए तो 500 में तक सांस लिया, अगर तेजी से पावर योगा भस्त्रिका प्राणायाम किया ऐसे ऊपर गए, सांस लिए तेजी से, एक प्रयास पूर्वक सांस जब हम भरेंगे तो वो 3000 से 3500 ml सांस लेंगे। जब तेजी से सांस छोड़े, पूरा सांस बाहर, 1100 ml सांस बाहर छोड़े। तो प्राणायाम के माध्यम से सांसों का जो नियमन होता है, प्राणों का जो विस्तार होता है, ये बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसलिए प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, आसन का अभ्यास करते हैं शरीर में स्थिरता के लिए। तो प्राणायाम के माध्यम से अपने चेस्ट को, अपने लंग्स को, फेफड़े को मजबूत तो करते हैं, साथ ही शारीरिक मानसिक रूप से भी शरीर को स्वस्थ करते हैं। अब गैसों की एक्सचेंज की बात हम करते हैं, तो गैसों का एक्सचेंज कहाँ होता है? फेफड़े में होता है। और इसमें ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड का एक्सचेंज दबाव की वजह से होता है। ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड के दबाव की वजह से गैसों का एक्सचेंज होता है। जो हम सांस लेते हैं, ठीक है, जब सांस लेते हैं तो वो फेफड़े में सांस आए। अब फेफड़ा में कहाँ? एल्वोलाई में। ठीक है, जैसे आपने सांस लिया, नासिका फर्स्ट आया, ठीक है, नासिका का पार्ट आया, साइनस का एरिया आया, फिर फारिंग्स आया, लैरिंग्स आया, ट्राइकिया आया, ब्रोंकिया आया, ब्रोंकियोल्स, और अंत में क्या? एल्वोलाई। तो जब सांस लेंगे और फेफड़े में जो हमारा एल्वोलाई है, वो एल्वोलाई क्या होता है कि कोशिकाओं के जाल से घिरा होता है। एल्वोलाई जो होता है वो अंगूर के गुच्छे के समान होता है, हमारे फेफड़े में अंगूर के गुच्छे के समान होता है। ठीक है,
अब उस गुच्छे के ऊपर जो होता है वो कोशिकाओं का जाल बना होता है। ठीक है, किसका जाल बना होता है? कोशिकाओं का। ठीक है, अब वो जो होता है वो कोशिका सिरा से ऑक्सीजन ब्लड में जाता है, और ब्लड में जाने के बाद वो पूरे शरीर में दौड़ता है, एक एक सेल तक पहुंचता है, माइटोकॉन्ड्रिया तक पहुंचता है, फिर ऑक्सीकरण होकर के कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर होता है। मुख्य रूप से जो कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन का दबाव की वजह से सांसों का एक्सचेंज होता है। ऑक्सीजन का एल्वोलाई के ऊपर 100 mmHg और कार्बन डाइऑक्साइड के ऊपर 37 mmHg होता है। अधिक से कम की तरफ दबाव होने की वजह से ऑक्सीजन स्वतः कार्य करता है। वहीं कार्बन डाइऑक्साइड है वो एल्वोलाई और वेन सेल्स के ऊपर, एल्वोलाई के ऊपर 40 mmHg और वेन सेल्स के ऊपर 37 mmHg होता है, जिसकी वजह से कार्बन डाइऑक्साइड बाहर होता है। यानी कि 100 mmHg ऑक्सीजन का दबाव एल्वोलाई के ऊपर और वेन सेल्स के ऊपर 37 mmHg, यानी कि ज्यादा से कम की तरफ हुआ, तो ज्यादा से कम की तरफ वेन सेल्स के ऊपर दबाव होने की वजह से ऑक्सीजन स्वतः कार्य करने लगा। और कार्बन डाइऑक्साइड क्या किया कि एल्वोलाई के ऊपर उसका दबाव जो है वो 40 mmHg और वेन सेल्स के ऊपर 46 mmHg है, तो 46 से 40 की तरफ, ठीक है, यानी कि अधिक से कम की तरफ दबाव हुआ तो कार्बन डाइऑक्साइड बाहर हो गया। तो इस प्रक्रिया से अन्य गैसों का भी ऑक्सीकरण प्रभाव चलते रहता है। अब हम बात करते हैं ट्रांसपोर्टेशन की, यानी कि परिवहन की। ठीक है, अभी हाल फिलहाल एक कुंभ मेला खत्म हुआ है प्रयागराज में। जो लोग कुंभ स्नान के लिए गए, किसी न किसी साधन से गए, चाहे वो कार से जाए, बहुत लोग बाइक से भी गए हैं, कार से जाए, बाइक से जाए, ट्रेन से जाए, फ्लाइट से जाए, जिनको जैसे जाना हो, जो भी उनके पास साधन हुआ, कुछ लोग पैदल भी गए नजदीक वाले। यानी कि साधन, ऑक्सीजन का परिवहन का भी साधन होना चाहिए। जब हम कुंभ स्नान करने के लिए साधन को उपयोग किए तो ऑक्सीजन, हमारे शरीर के अंदर ऑक्सीजन का जो परिवहन है उसके लिए भी एक साधन है, और उस साधन का नाम है हेमोग्लोबिन। यानी कि हेमोग्लोबिन अगर ना हो तो ऑक्सीजन का प्रवाह हो नहीं पाएगा, शरीर में रनिंग नहीं हो पाएगा। आप देखेंगे कि जब हम ऑक्सीजन लेते हैं तो हमारा रक्त जो है, ब्लड जो है, वो शरीर में तेजी से दौड़ता है। सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए, सांस छोड़े। जब सांस लेंगे तो ब्लड का प्रवाह शरीर में बहुत तेजी से होता है। जब व्यक्ति मर जाता है, व्यक्ति जब मर जाता है तो ऑक्सीजन उसका तो खत्म हो गया, अब रक्त का प्रवाह भी धीरे धीरे रुक जाता है और व्यक्ति की मृत्यु भी आती है। जब ऑक्सीजन सांस लेंगे, सांस छोड़ेंगे तो शरीर भी गर्म होता है, शरीर भी गर्म होता है और रक्त का प्रवाह चलते रहता है, जिससे शरीर स्वस्थ होता है। तो ऑक्सीजन ही अगर हम अंदर नहीं लिए तो जीवन नहीं, मृत्यु को प्राप्त हो जाएंगे। तो इस ऑक्सीजन का परिवहन जो होता है वो हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। इसे जब ऑक्सीजन हेमोग्लोबिन से मिलता है तो ऑक्सी हेमोग्लोबिन कहलाता है। मुख्य रूप से हेमोग्लोबिन का रंग बैगनी कलर का होता है। किस कलर का होता है? बैगनी कलर का। लेकिन जैसे ही उसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सी हेमोग्लोबिन होता है, तो वो रेड हो जाता है, जिसे हम फिजिकल चेंज भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फिजिकल चेंज। ऑक्सी हेमोग्लोबिन जैसे हो जाएगा, ऑक्सीजन जैसे हेमोग्लोबिन में मिल जाता है, वो ऑक्सी हेमोग्लोबिन हो जाता है, और इसे फिजिकल चेंज कहते हैं। तो एक बहुत ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। इसलिए हेमोग्लोबिन जो होता है शरीर का सबसे इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। हालांकि बहुत सारे अंग हैं जो इंपॉर्टेंट रोल प्ले अदा करता है, लेकिन ऑक्सीजन का परिवहन जो है वो हेमोग्लोबिन के द्वारा होता है। आप देखे होंगे कि एक टेलर या ट्रक में ज्यादा माल जाता है ना? तो हमारे शरीर में जिस व्यक्ति के अंदर जितनी ज्यादा हेमोग्लोबिन होगी, यानी कि हेमोग्लोबिन का ट्रक 13 ग्राम, 14 ग्राम, यानी कि जिसके 13 ट्रक हैं, 14 ट्रक है ना हेमोग्लोबिन का, जिसका 13 होगा, 14 ग्राम होगा, उसकी कार्य क्षमता अधिक होगी, उसकी कार्यशैली अधिक होगी, उनका सामर्थ्य अधिक होगा।
जब वो योगा अभ्यास करते हैं, आप देखे होंगे कि बहुत सारे व्यक्ति क्लासरूम में, योगा क्लास में आते हैं तो किसी को वीकनेस रहता है या किसी को फिजिकल प्रॉब्लम होता है, कोई मायूस होता है, तो हेमोग्लोबिन कम होने की वजह से भी कंडीशन आता है। और जिनका हेमोग्लोबिन अच्छा होता है, 13 ग्राम 14 ग्राम, उनकी कार्य करने की क्षमता ज्यादा होती है। एक और इम्पोर्टेंट बात है कि जो महिलाएं प्रेग्नेंट होती हैं, तो आप देखे होंगे बहुत सारे न्यूज वगैरह में भी आता है कि उनका हेमोग्लोबिन कभी कभी कम होने लगता है, 7 ग्राम 8 ग्राम 9 ग्राम। उस वजह से उनको दिक्कत भी होती है। तो आप बीट आयरन, बीट और पालक शाक वगैरह और अनार, ये सब सेवन करके शरीर में हेमोग्लोबिन बढ़ा सकते हैं जिनको कमी होगी। क्योंकि हेमोग्लोबिन जितना ज्यादा शरीर में होगा, जल का प्रवाह कहीं ज्यादा रक्त के माध्यम से पूरा शरीर में होगा, और ब्लड जो है ऑक्सीजन को लेकर के पूरे शरीर में दौड़ेगा, एक एक कोशिका तक पहुंचेगा, माइटोकॉन्ड्रिया का देगा, वहां पे चयापचय होगा और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर जाएगा। ऑक्सीजन पूरे शरीर को एनर्जी देने का काम करता है। अगर ऑक्सीजन ही ना हो, ऑक्सीजन का परिवहन ही ना हो, ट्रांसपोर्टेशन ही ना हो, तो क्या होगा? मृत्यु को प्राप्त होगा। प्राणायाम के माध्यम से हम सांसों का नियमन जो करते हैं, प्राणों का प्रसार जो करते हैं अंदर, भगवत गीता में वहां भी प्राणायाम के माध्यम से प्राण को समझाया गया, प्रश्नोपनिषद में भी प्राणों को समझाया गया है, पतंजलि योग सूत्र में भी तस्मिन् सति श्वास प्रश्वासो गति विषय प्राणायाम, प्राणायाम के माध्यम से प्राणायाम को, प्राण को बताया गया। यानी कि प्राण, हमारा योगा का जो कॉन्सेप्ट है, योगा का जो कॉन्सेप्ट है, मुख्य रूप से देखेंगे तो ये प्राण यानी कि ऑक्सीजन के मंच पर ही मूल रूप से आधारित है। ऑक्सीजन के रूप में आसन करेंगे हम, इनहेल एक्सेल। एक योगा टीचर, आप देखेंगे कि एक योगा टीचर जो होता है, वो अपने क्लास में कम से कम 1000 से भी ज्यादा इनहेल एक्सेल बोलता है। सांस लीजिए, सांस छोड़िए, सांस लीजिए, सांस छोड़िए। क्यों? ताकि शरीर में एनर्जी बनी रहे, शरीर हमेशा ऊर्जान्वित रहे, शरीर को एनर्जी मिलता रहे, हम काम करते रहे, हमारी कार्य क्षमता परमानेंट बनी रहे और बढ़ी रहे। इसलिए ये बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। जब आप, जैसे मान लीजिए कि आप ताड़ासन किए, बोलते इनहेल आप सांस ऊपर खींचे, एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन। पश्चिमोत्तानासन भी आप करेंगे तो एक्सेल डाउन, इनहेल अप, एक्सेल डाउन, इनहेल अप। या भी कोई आसन करेंगे, सूर्य नमस्कार करेंगे, तो वहां भी सांसों पे ध्यान हम लोग रखते हैं कि किसमें सांस लेना है, किसमें सांस छोड़ना है, किसमें सांस लेना है, किसमें सांस छोड़ना है। तो ये सांसों का जो कम्युनिकेशन है बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अगर आप सांस रोक करके पश्चिमोत्तानासन करेंगे तो आप देखिए, या फिर आप मान लीजिए कि आप सामने झुके, आप सांस छोड़ने की जगह सांस ले रहे हैं और लेते हुए झुकिए, देखिए आपको अनकंफर्टेबल फील होगा। इतना बैंडिंग का पोस्चर है, आप सांस लेने की जगह सांस छोड़ रहे हैं, सांस छोड़ने की जगह सांस ले करके आप कर रहे हैं, तो आपको दिक्कत होगा। इसलिए सांसों का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है यहाँ पे। तो इस प्रकार से हम कह सकते हैं कि रिस्पिरेटरी सिस्टम में, श्वसन तंत्र में काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है हेमोग्लोबिन। अब हेमोग्लोबिन तो ऑक्सीजन का परिवहन तो करता ही, वो कार्बन डाइऑक्साइड का भी परिवहन करता है। ऑक्सीजन, हेमोग्लोबिन के साथ कितना ऑक्सीजन चिपकेगा, ये रक्त के पीएच मात्रा पर डिपेंड करता है। वही कार्बन डाइऑक्साइड जो होता है, वो हेमोग्लोबिन के साथ 10 से 20% ही परिवहन करता है। कितना परसेंट? 10 से 20% ही हेमोग्लोबिन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड परिवहन करता है। तो कार्बन डाइऑक्साइड जो है वो प्लाज्मा के साथ मिलकर कार्बोनिक एसिड बनाता है, और ब्लड के पोटासियम के साथ मिलकर पोटासियम बाइकार्बोनेट बनाता है। उसके बाद वो सोडियम के साथ मिलकर सोडियम बाइकार्बोनेट बनाता है। फिर ये कार्बोक्सी कंपाउंड के रूप में बाहर चला जाता है। इस प्रकार हम कह सकते हैं कि कार्बन डाइऑक्साइड ऑक्सीजन का परिवहन, ठीक है, श्वसन तंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। अब हम इसमें जो श्वसन तंत्र के जो अंग हैं, जो जो पार्ट इसके अंदर आते हैं, वो हम जाने। यहाँ तो समझ गए कि कैसे गैसों का एक्सचेंज होता है, इंस्पिरेशन एक्सप्रेशन क्या है, हेमोग्लोबिन क्या है,
यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं है। फिर अब हम आते हैं आपके जो श्वसन तंत्र के जो कुछ कुछ अंग हैं जिसके माध्यम से सांस अंदर लिए सांस बाहर किए, ये भी काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा। फर्स्ट में आता है हमारा नासिका नोस्ट्रल। ठीक है, तो हमारे दो नासा छिद्र हैं। अब इन नासा छिद्र के अंदर छोटे छोटे बाल भी होते हैं जो बाहर से आने वाले डस्ट को रोकते भी हैं। फिर क्या होता है उसके अंदर? नासा कपाट। यहाँ पे नासा कपाट होता है ना। और नासा कपाट में क्या होता है कि आप म्यूकस मेम्ब्रेन होता है। आप कभी भी उंगली डाल के देख लीजिए तो हमेशा आपको चिपचिपा ऐसा लगेगा। किसकी वजह से? म्यूकस मेम्ब्रेन की वजह से, है ना। अब हम आते हैं साइनस एरिया में। जो नासा कपाट के बाद जो साइनस एरिया जो खाली होता है, जिनको साइनस की प्रॉब्लम होती है तो योगा टीचर उनको क्या कराते हैं? जल नीति कराते हैं, रबर नीति कराते हैं, सूत्र नीति कराते हैं ना, ताकि उनका जो कफ जमा हुआ है साइनस एरिया में वो बाहर हो जाए। उसके लिए जल नीति कराएं, सूत्र नीति, रबर नीति बहुत ऐसे फर्स्ट प्रैक्टिशनर जो होते हैं या कहीं पे आप जाएंगे क्लास करेंगे तो स्टार्टिंग में रबर ही देते हैं, जिसमें 5 नंबर और 6 नंबर का रबर यूज लोग करते हैं। तो रबर नीति जब आप करेंगे तो जो कफ हमारा जो है साइनस में वो पूर्ण रूप से बाहर नहीं आ पाता है। अब देखेंगे, आप करके देखेंगे तो आप देख लीजिए करके कि रबर से जब हम करेंगे रबर नीति, जब आप रबर निकालेंगे तो आप देखिए उसमें बहुत ज्यादा कफ नहीं रहता। लेकिन वही आप सूत्र का प्रयोग करेंगे, सूत्र नीति का प्रयोग करेंगे, तो आप जैसे उसको चलाएंगे सूत्र नीति को, तो कफ ज्यादा से ज्यादा सूत्र में बाहर निकलता है। क्योंकि सूत्र का जो बनावट जो होता है ना, वो राउंड 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 करके जो राउंड सर्कल जो होता है, रस्सी के आकार का जो बना हुआ रहता है, उसके वजह से साइनस एरिया की सफाई काफी अच्छे से होती है। लेकिन रबर चिकना होता है जिसके वजह से सही से सफाई नहीं हो पाती है। इसलिए जब भी आप साइनस में प्रयोग करते हैं सूत्र नीति का, रबर नीति का, जल नीति का, तो ज्यादा बेटर है कि आप सूत्र नीति का ही प्रयोग कर सकते हैं। हालांकि एक बार में नहीं होता है, थोड़ा थोड़ा दिक्कत होता है बहुत। मैंने ऐसा भी केस देखा है वहां पे डीएसबी में कि जिनका फर्स्ट टाइम जो कर रहे हैं रबर नीति कर रहे हैं, सूत्र नीति का, रबर नीति करने पर भी नाक से ब्लड आ जाता है। ठीक है, अगर अंदर जाम है ना, जो वाल्व जो हमारा है नासा का पार्ट वो सही से नहीं खुला हुआ। किन्हीं किन्हीं लोगों को क्या होता है कि अंदर कुछ छोटा सा मस्सा अगर बढ़ गया, ठीक है, मस्सा अंदर बढ़ जाता है, तो वो रबर नीति या सूत्र नीति सही से नहीं जा पाता है। तो जल नीति के माध्यम से उस मस्सा को धीरे धीरे कम कर दिया जाता है। बहुत लोग तो ऑपरेशन भी करवा लेते हैं। तो यहाँ पे हम लोग योग में ऑपरेशन वगैरह नहीं करा करके आप सूत्र नीति, रबर नीति या जल नीति करके उस मस्सा को आप कम कर सकते हैं। वह साइनस एरिया में जो कफ जमा है उसको कम कर सकते हैं। तो सूत्र नीति ही यूज करना काफी बेस्ट होता है। अब उस साइनस के कुछ एरिया में आप देखेंगे कि म्यूकस म्यूकस जो चिपचिपा होता है, जब हम सांस लेते हैं तो म्यूकस क्या करता है कि उस टेम्परेचर को मेंटेन करके, जैसे सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, तो जो मैंने सांस लिया, इनहेल किया, एक्सेल किया, तो इनहेल करने के दरम्यान में जो सांस आए तो बाहर का टेम्परेचर तो कुछ और होगा, अंदर का टेम्परेचर कुछ और होगा। तो ये म्यूकस जो है उस टेम्परेचर को मेंटेन करता है। क्या करता है? बाहर से आने वाली सांस का ये म्यूकस मेम्ब्रेन जो है वो टेम्परेचर को मेंटेन करके शरीर के अंदर भेजता है। तो उसका भी काफी इंपॉर्टेंट रोल यहाँ पे है। ठीक है, फिर अब हम आते हैं फेरिंग्स में। तो फेरिंग्स जो होता है वो श्वसन नली और आहार नली दोनों में रोल प्ले करता है। अभी मान के चलिए मैंने नाक बंद कर दिया, मुंह से सांस लिया, तो ऐसा नहीं कि सांस नहीं जा रहा है, सांस जा रहा है। मुंह बंद किया, नाक से सांस जा रहा है, तो फेरिंग से नासिका नासा कपाट फेरिंग से होते हुए वो नीचे की तरफ जाएगा, वहां फेरिंग्स की भूमिका है। ठीक है, तो उसके बाद हम लैरिंग्स की बात करते हैं, जिसे स्वर यंत्र भी कहते हैं। लैरिंग्स, जिसको साउंड बॉक्स भी कहा जाता। साउंड बॉक्स बजने वाला नहीं, जो हम बोल रहे हैं, जो साउंड आ रहा है, जो स्वर आ रहा है, वो साउंड। ठीक है, तो उसकी भी एक महत्वपूर्ण भूमिका है। अगर मान लिया जाए कि मैंने यहां दबा दिया, अब साउंड जाएगा ही, आवाज नहीं आएगा।
क्योंकि ये जो बॉक्स हमारा जो है उसकी एक महत्वपूर्ण भूमिका होती है, और ये बॉक्स ही अगर दब जाए यहाँ पे एक घंटे के पास तो साउंड बाहर नहीं जाएगी। अभी मैंने मान लिया बोला, क्या बोल रहा हूँ, कोई आवाज जा रहा है? नहीं जा रहा है। क्यों नहीं जा रहा? कि वॉइस बॉक्स जो हमारा जो है वो वॉइस बॉक्स ही साउंड को बाहर क्रिएट करता है। वॉइस बॉक्स ही ना अगर हो, वॉइस बॉक्स को मैंने दबा दिया, मैं क्या बोल रहा हूँ बाहर सुनाई नहीं दे रहा है वॉइस बॉक्स की वजह से। तो ये वॉइस बॉक्स जो है, ये जो हम बोल रहे हैं, जो आवाज आपकी तक जा रही है, आप जो बोलेंगे हमारी तक आवाज आएगी, ये वॉइस बॉक्स की वजह से ही होता है। ठीक, ये वॉइस बॉक्स कहाँ होता है? लैरिंग्स में। अब लैरिंग्स के फर्स्ट भाग में एक वाल्व होता है जिसे एपिग्लोटस कहा जाता है। एपिग्लोटस, एपिग्लोटस की भी एक बहुत बड़ी इंपॉर्टेंट रोल है। जब हम सांस लेते हैं तो यहाँ पे क्या है लैरिंग्स में? इपिग्लोटस। इपिग्लोटस क्या है कि यहाँ पे इपिग्लोटस जो है सांस लिए अंदर आया। हारनाल, वहां पे क्या है कि जो हमारा हारनाल जो है वो लैरिंग, जो एपिग्लोटस है वो श्वसन नलिका और आहार नलिका के पास ही एक दरवाजे के रूप में, एक वाल्व के रूप में होता है। जैसे आपने सांस लिया, वो कपाट क्या हुआ? आहार नल की तरफ बंद हुआ और सांस सीधा अंदर फेफड़े में आ गया। जब भोजन करेंगे तो वही एपिग्लोटस जो कपाट अंदर की तरफ बंद हो गया, भोजन सीधा आहार नाल की तरफ गया। तो ये एपिग्लोटस बहुत ही इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। आप देखेंगे कि कोई व्यक्ति है, मान के चलिए किसी को ब्रेन में प्रॉब्लम है, आंख में प्रॉब्लम है, हाथ में प्रॉब्लम है, या कोई पागल व्यक्ति है, वो कुछ काम कर रहा है, कुछ काम नहीं कर रहा है, लेकिन एपिग्लोटस जो होता है वो हमेशा अपना काम करता है। वो नहीं भूलता अपने काम को, वो कंटिन्यू अपना काम करता है। जैसे भोजन लिया, एपिग्लोटस जो है वो श्वास नलिका को बंद किया और भोजन सीधा आहार नाल में गया। सांस जब लिए, छोड़े, सांस लिए, छोड़े, सांस लिए, छोड़े, तो श्वास जो है सीधा श्वसन नलिका में आई। तो एपिग्लोटस काफी इंपॉर्टेंट है। आप देखेंगे कि जैसे मान लिया जाए कि आप भोजन कर रहे हैं और फोन में बात कर रहे हैं, या ध्यान कहीं खोया हुआ है, ध्यान कहीं और भोजन कर रहे हैं, ध्यान कहीं और भोजन कर रहे हैं, तो क्या होता है? अचानक हिचकी आ जाता है। हिचकी आने का मतलब लोग सोचते हैं अरे मुझे कोई याद कर रहा है इसलिए हिचकी हो रहा है। भाई तुझे कोई याद नहीं कर रहा, तुझे कोई याद नहीं कर रहा है। जिस भोजन को आपने लिया है उसका आहार का, जो हमारा भोजन, उसका कुछ ना कुछ कण आपके एपिग्लोटस जो हमारा है वो आहार नाल की तरफ चला गया और श्वसन का कपाट खुल गया, और कुछ ना कुछ कण वो श्वसन नलिका में गया। अब श्वसन नलिका में जाने के बाद फेफड़ा जो है ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, उसका काम रहता है। ये श्वास के जगह भोजन आ गया है, ऊपर भेजो, ऊपर भेजो, उसको प्रेशर देकर वो बाहर करेगा। ठीक है, जब तक बाहर नहीं जाएगा, हिचकते रहेंगे 1 मिनट में, 2 मिनट में। हिचकी होता है ना, हिचकी होता है, तो जैसे वो बाहर चला गया हिचकी बंद हो जाता है। इसलिए एपिग्लोटस जो होता है श्वसन नलिका और आहार नलिका के बीच एक कॉलम का काम करता है। सांस लिए, आहार नलिका को बंद किया, भोजन लिए, श्वसन नलिका को बंद किया, सांस लिए, आहार नलिका को बंद किया, भोजन लिए, श्वसन नलिका को बंद किया। यहां तक समझ गए? तो इस प्रकार से एपिग्लोटस जो है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल अदा करता है। अब आते हैं ट्राइकिया पे। तो ट्राइकिया जो है वो ब्रोंकाई और लैरिंग्स के बीच ट्राइकिया होता है यहाँ पे। ठीक है, मान के चलिए कि ये पेन जो है ना, इसको आप ट्राइकिया मान लीजिए, ये ठीक, यहाँ से इसको ट्राइकिया मान लीजिए, ये ट्राइकिया है। ये पेन है लेकिन ये मान लीजिए कि ट्राइकिया है। ठीक है, अब क्या है कि ये ट्राइकिया जो है यहाँ पे, ये ट्राइकिया जो यहाँ पे है, ये 11 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है और 19 सेंटीमीटर, 19 mm मोटा होता है। 11 से 13 सेंटीमीटर लंबा होता है, 19 mm मोटा होता है, ये ट्राइकिया। अब इस ट्राइकिया से, ठीक है, श्वास जो है नासिका, नासिका कपाट, फारिंग्स, लैरिंग्स, ट्राइकिया तक पहुंचा। अब ये ट्राइकिया जो है, इस ट्राइकिया से दो ब्रांच खुले लंग्स में, दोनों लंग्स की तरफ। ठीक है, जिसको बोला जाता है ब्रोंकाई। क्या बोला जाता है? ब्रोंकाई। सांस जो है ट्राइकिया में और ट्राइकिया से ब्रोंकाई, दोनों साइड।
ये दोनों साइड, ठीक है, ट्रैकिया से ब्रोंकाई। अब जो ब्रोंकाई हमारा जो है, ये ब्रोंकाई के भी बहुत सारे ब्रांच है, ठीक है, जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ब्रोंकियोल्स। जो ट्रैकिया, ट्रैकिया से ब्रोंकाई दोनों साइड फेफड़े में गया, ठीक है, ब्रोंकाई। अब ये ब्रोंकाई जो है, इसके बहुत सारे ब्रांच है जिसको ब्रोंकियोल्स बोलते हैं, ठीक है, बहुत सारे ब्रांच है, असंख्य ब्रांच है ब्रोंकियोल्स के। अब ब्रोंकियोल्स जो है, उसके लास्ट में क्या है? एल्वोलाई। ये एल्वोलाई ही है जो सांस लेता है, सांस छोड़ता है। फेफड़े में एल्वोलाई जो है, सांस लेता है और सांस छोड़ता है, ठीक है। एल्वोलाई, मैंने पहले बताया कि एल्वोलाई जो है, इसके ऊपर कोशिकाओं का एक बहुत बड़ा जाल होता है। एल्वोलाई क्या है? फेफड़े के अंदर, ठीक है। अब ये जो होता है, वो अंगूर के गुच्छों के समान होता है अंदर, ठीक है। ट्रैकिया, ब्रोंकियाई, ब्रोंकियोल्स, जो अनेक सारे ब्रांचेस है, इन ब्रांचेस में जो है, इन ब्रांचेस में अनेक सारे एल्वोलाई है, ठीक है, अनेक सारे एल्वोलाई है। ये एल्वोलाई जो क्या करता है, जो हमने सांस लिया, ऑक्सीजन जो हमारा आया, तो एल्वोलाई के ऊपर बहुत सारे कोशिका सिरा है, और कोशिका सिरा के माध्यम से जो सांस है, जो ऑक्सीजन है, वो ब्लड में चला गया, और ब्लड उस ऑक्सीजन को लेकर के, ऑक्सी हेमोग्लोबिन को लेकर, ऑक्सीजन को लेकर के पूरा शरीर में दौड़ता है। पूरे शरीर में दौड़ता है, वो ऑक्सीजन किसको देता है? कोशिका को। वहां से माइटोकॉन्ड्रिया को, फिर उसका चयापचय होता है, कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर होता है। हेमोग्लोबिन जो होता है, वो एल्वोलाई के पास हमेशा खड़ा रहता है। जैसे अपने सांस लिया, सांस छोड़ा, सांस लिया, सांस छोड़ा, जैसे आपने सांस लिया, वो एल्वोलाई के पास हेमोग्लोबिन खड़ा है, ठीक है। तुरंत वहां से ऑक्सीजन लिया और एक एक कोशिका तक पहुंचाया, ऑक्सीजन लिया, ठीक है, और ब्लड के माध्यम से वो एक एक सेल तक पहुंचाया। फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लिया, वो रिटर्न किसको दिया? एल्वोलाई को। अब यहां से ब्रोंकियोल्स, ब्रोंकियाई, ट्रैकिया, लैरिंग्स, फेरिंग्स, नोस्टल के माध्यम से बाहर होता है। मतलब ऐसे करके वो अंदर गया एल्वोलाई तक, और फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेने के बाद एल्वोलाई को दिया, और यहां से फिर वो बाहर चला जाता है। तो इस प्रकार से ये बहुत इंपॉर्टेंट प्लेयर रोल अदा करता है, जो कि एक अंगूर के गुच्छे के समान होता है, ठीक है। तो हम ये कह सकते हैं कि जो हम सांस लेते हैं, इसमें एल्वोलाई का जो मेन इंपॉर्टेंट प्ले रोल जो है लास्ट में, वो एल्वोलाई का है। जो सांस ले रहे हैं, वो कहाँ जा रहा है? एल्वोलाई में, लास्ट एल्वोलाई में ही जा रहा है, वहां ऑब्जर्व कर रहा है, और सांस को फिर रक्त के माध्यम से एक सेल को दे रहा है, फिर वहां से कार्बन डाइऑक्साइड लेकर के एल्वोलाई को दिया, फिर वो जब हम एक्सेल करेंगे, सांस बाहर छोड़ेंगे, तो बाहर असल में क्या करते हैं? इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल, सांस लो, सांस छोड़ो। मैंने पहले भी कहा कि योगा टीचर जो होता है, वो 1000 बार से ज्यादा इनहेल एक्सेल करता रहता है, चाहे सामने वाला सांस ले या सांस ना ले, सांस छोड़े या सांस ना छोड़े उस टाइम पे, लेकिन इनहेल एक्सेल वो बताते रहता है, कहाँ आपको सांस लेना है, कहाँ आपको सांस छोड़ना है, कहाँ आपको सांस लेना है, कहाँ आपको सांस छोड़ना है। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। लंग्स जो हमारा होता है, फेफड़ा, सारा प्रक्रिया तो उसी के अंदर हुआ। तो फेफड़ा जो होता है, वो गुलाबी रंग का होता है, ठीक है। स्तनधारियों में, मनुष्य में, ये फेफड़ा जो होता है, वो हमारे थोरेसिक कैविटी के अंदर होता है, ठीक है। किसके अंदर होता है? थोरेसिक, ये जो हमारे रिब्स है ना, ये थोरेसिक जो है, थोरेसिक कैविटी, इसके अंदर जो है वो फेफड़ा है, जिसको ये थोरेसिक जो कैविटी है, वो सुरक्षा प्रदान करता है। रिब्स जो हमारा जो है, ये फेफड़े को सुरक्षा प्रदान करता है। वो फेफड़े का रंग जो होता है, कैसा होता है? गुलाबी कलर का, ठीक है। राइट साइड हमारा जो लंग्स है, और लेफ्ट साइड हमारा जो लंग्स है, ये एक जोड़ी होता है। कितना होता है? एक जोड़ी। एक जोड़ी का मतलब यहाँ दो ही नहीं, राइट साइड में जो होता है, वो तीन जोड़ी, तीन होता है फेफड़ा, तीन फेफड़ा होता है, और लेफ्ट में दो होता है। राइट फेफड़े से लेफ्ट फेफड़ा जो होता है, वो थोड़ा सा छोटा होता है, थोड़ा सा छोटा होता है। प्रत्येक फेफड़े में 300 करोड़ एल्वोलाई होते हैं। आप सोच लीजिए, प्रत्येक फेफड़े में कितने एल्वोलाई होते हैं? 300 करोड़, यानी कि 5 या 1500 करोड़ एल्वोलाई। इसके वजह से जब प्राणायाम करते हैं, तो अधिक से अधिक मात्रा में हमारे अंदर, शरीर के अंदर प्राण शक्ति का प्रवाह होता है ना। क्यों होता है? क्योंकि प्राणायाम कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, योगा प्रैक्टिस कर रहे हैं, तब जाकर के वो प्राण शक्ति शरीर के अंदर ज्यादा से ज्यादा आता है। प्राणायाम का अभ्यास करते हैं, तो आप देखेंगे कि हमारा लंग्स का कैपेसिटी भी बढ़ता है। एक नॉर्मल व्यक्ति जो होता है, वो 30 सेकेंड, 40 सेकेंड तक सांस रोकता है, लेकिन आप प्राणायाम का प्रैक्टिस करते हैं, तो 90 सेकेंड तक, 50 से 90 सेकंड तक आप सांस को अंदर रोक सकते हैं। एक रिसर्च में
भी एक व्यक्ति का आया है नाम, जिसका 24 मिनट कुछ सेकंड तक, 24 मिनट 27 सेकंड तक उसने सांस को रोका था। वो योग का ही देन है कि उतना देर तक सांस को रोक सका है। तो कहने का मतलब ये है कि फेफड़ा जो हमारा है वो काफी इंपॉर्टेंट प्ले रोल अदा करता है। अब डायफ्राम पे हम आते हैं, डायफ्राम पे। ठीक है, तो हमारा जो आहार नाल है और श्वसन अंग में जो हमारा लंग्स जो है, इन दोनों के बीच एक दीवार है, ठीक है, जिसको बोला जाता है डायफ्राम। डायफ्राम बोला जाता है। जब सांस लेते हैं, सांस लेते हो तो डायफ्राम, डायफ्राम क्या गया नीचे, सांस छोड़े ऊपर, सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए, सांस छोड़े, सांस लिए तो डायफ्राम नीचे, लंग्स का एरिया बढ़ा, ठीक है, लंग्स का एरिया बढ़ा, डायफ्राम नीचे, सांस छोड़े तो डायफ्राम ऊपर की ओर। यानी कि डायफ्राम का भी यहाँ पे इंपॉर्टेंट प्ले रोल है कि वो डायफ्राम सांसों को ऊपर की ओर धकेलता है, ठीक है, और सांस बाहर जाता है। आप देखेंगे कि प्रेग्नेंट जो लेडी होती हैं, है ना, प्रेग्नेंट लेडी होती है तो उनको दिक्कत होता है, क्या, डायफ्राम नीचे नहीं जा पाता है, तो सांस लेने में क्या होगा। तो यहाँ पे प्रक्रिया क्या, गॉड ने बहुत अच्छा गिफ्ट दिया है मनुष्य को, इंसानों को, ठीक है। अब डायफ्राम उसका पूर्ण रूप से नीचे नहीं जा पा रहा है, ऊपर नहीं जा पा रहा, तो जो हमारा थोरेसिक कैविटी है, जो पसली है, ये फैलता, आप सांस लेके देखिए, पसली फैल रहा है, सांस छोड़ी, पसली सिकुड़ रहा है। तो उस कंडीशन में पसली सांस लेने छोड़ने में बहुत महत्वपूर्ण रोल अदा करता है, ठीक है। आप देखेंगे कि मान के चलिए कोई व्यक्ति बाइक चला के कहीं जा रहा है और एक्सीडेंट हो गया, ठीक है, गलती से अगर डायफ्राम जो संयोजी ऊतक का बना होता है, वो डायफ्राम अगर फट गया, टूट गया, तो व्यक्ति का कहानी वहीं एंड हो जाता है। पता चला कि हाथ नहीं टूटा, पैर नहीं टूटा, ब्रेन में कुछ नहीं हुआ, ब्लड ब्लड कुछ भी नहीं आया, अंदर से डायफ्राम ही टूट गया, फट गया, और व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है, ठीक है। अगर प्रेग्नेंट लेडी है, वो नीचे, उसका डायफ्राम ऊपर नीचे नहीं जा पा रहा, पसली उसका टूट गया, तो एक तो पहला डायफ्राम तो उसका रुक गया वहां पे, कि वो सांस लेने छोड़ने में उसको दिक्कत हो रही, दूसरा हेल्प उसको ये पसली कर रहा था, और वो ब्रेक कर गया, तो उस कंडीशन में मृत्यु भी हो सकती है। तो पसली का भी श्वसन तंत्र में बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है ना। आप कोरोना के समय में देखे होंगे, कोरोना के समय में आप देखे होंगे कि कोरोना जो था हमारा श्वसन तंत्र को ही अटैक किया था, हाथ पैर आंख नाक जीभ त्वचा डाइजेस्टिंग सिस्टम ब्रेन ब्लड, कहीं अटैक नहीं, हमारा जो रिस्पिरेटरी सिस्टम, जो हमारा श्वसन तंत्र है, ट्राइकिया ब्रोंकाई ब्रोंक्यूल्स जो एल्वोलाई है, उसी को जाम कर दिया। घर में अगर दरवाजा, हमारा दरवाजे को ही बंद कर देंगे तो घर के अंदर जाएंगे कैसे, जा ही नहीं पाएंगे, नहीं जा पाएंगे ना, घर के अंदर नहीं जा पाएंगे। अब कहेंगे सड़क पे जाएंगे, छत तोड़ के तो नहीं जाएंगे ना, छत तोड़ के तो जाएंगे नहीं। तो कोरोना के टाइम में ये कोरोना जो था वो हमारा ट्रैकिया ब्रोंकाई ब्रोंकियोल्स एल्वोलाई को पूर्ण रूप से जाम कर दिया, और वो जाम करने की वजह से व्यक्ति सांस नहीं ले पा रहा है, उस कंडीशन में व्यक्ति की मृत्यु हो गई, बहुत सारे लोगों की मृत्यु हुई। अब यहाँ पे देखिए, बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो हमारे परिचय के, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, योग नहीं करेंगे, छोड़ो हटाओ, क्या रखा है योग में, मैं तो उतना ही वर्क कर लेता हूँ, छोड़ो। मैंने देखा है कि अच्छे अच्छे लोगों की मृत्यु हो गई इस लॉकडाउन कोरोना में। लेकिन जिन लोगों ने योग को अपनाया, जिन लोगों ने योग को अपनाया, शायद ही एक व्यक्ति हुआ हो, मैंने तो सुना नहीं, ठीक है, मैं फिर भी बोल दे रहा हूँ, शायद ही कोई ऐसा व्यक्ति हो जो योग करते वक्त या योग कर रहा हो और कोरोना से मर गया हो, शायद, ठीक है। हो सकता है वो सही तरीके से योग प्राणायाम का प्रैक्टिस नहीं कर पा रहा हो, लेकिन जो सही तरीके से प्राणायाम का प्रैक्टिस किया, योग का प्रैक्टिस किया, उसकी मृत्यु कोरोना में हो ही सकता है। जब मैं योगाभ्यास करवा रहा था, प्रैक्टिस करा रहा था, क्लास लेने जाता था, तो लोग कहते थे, अरे तुम तो जा रहे हो कोरोना में, लॉकडाउन में, घर से बाहर क्लास लेने, कहीं कुछ हो गया तो खुद तो जाओगे, सबको लेके जाओगे। मैं कहता था किसी भी तरह से मृत्यु हो सकती है, मृत्यु को टाला नहीं जा सकता, लेकिन मैं कोरोना से नहीं मरूंगा, ये मैं गारंटी देता हूं, मैंने कहा था। मुझे बार बार डेली लोग मना करते रहे, तुम कोरोना में क्यों जा रहे हो घर से बाहर, पूरा लॉकडाउन लगा, हर जगह बैरियर लगा, तुम क्लास लेने जाते। मैं जहाँ क्लास लेने जाता था, मैं वहां कहता था कि आप लोग निश्चिंत रहिए कि किसी भी घटना से मृत्यु हो सकती है, उसका कोई रोक टोक नहीं, लेकिन कोरोना से आप नहीं मरेंगे। जब तक मैं योग करवाता रहूंगा और आप योग करेंगे, कोरोना से नहीं मरेंगे, ये मैंने उनको गारंटी दिया था, और ये मैंने खुद को गारंटी दिया था, क्योंकि मुझे योग पे इतना विश्वास है कि आज मैं योग की शक्ति की वजह से ही आपके समक्ष यहाँ पे बोल पा रहा हूँ।
ये योग का ताकत। बहुत सारे ऐसे घटनाएं घटी, लग रहा था कि जीवन समाप्त हो गया, लेकिन ये प्राणायाम, ये योग ही मुझे जिंदा रखा है, और उसी का शक्ति है, गुरु जी का आशीर्वाद है, डीएसबीबी का आशीर्वाद है, और हमारे सर शिवम सर का आशीर्वाद है कि मैं आपके समक्ष प्रेजेंट हूं और बोल पा रहा हूं, अपनी बातों को, रिस्पिरेटरी सिस्टम को समझा पा रहा हूं। ये एक बहुत बड़ा इंपॉर्टेंट है। कोरोना अच्छे अच्छे लोगों को मार दिया। क्यों? हमारा लंग्स को डैमेज करके, हमारा रिस्पिरेटरी सिस्टम को डैमेज करके। तो इस तरह से हम कह सकते हैं कि श्वसन तंत्र में जितने भी इसके अंग हैं जो कि रिस्पिरेटरी सिस्टम के अंतर्गत आते हैं, श्वसन मार्ग में आते हैं, इन सभी का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल है श्वसन तंत्र। अगर नाक ही हटा देंगे तो सांस कैसे लेंगे भाई? चलो मुंह से ले लिया कुछ देर के लिए, लेकिन फिर लैरिंग्स, फैरिंग्स, ब्रोंकियाई, ब्रोंक्यूल्स, लंग्स, डायफ्राम, ये कहाँ जाएंगे? तो सबका इंपॉर्टेंट, जिस प्रकार से सभी हमारे शरीर में एनाटॉमी के अंदर सभी अंगों का इंपॉर्टेंट रोल है, उसी प्रकार से रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है, इसका भी काफी महत्वपूर्ण इंपॉर्टेंट रोल है हमारे जीवन में, जिसके बिना जीवन का आधार संभव ही नहीं, नामुमकिन है। तो मैं आशा करता हूं कि मैं आपको थोड़ा बहुत रिस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में समझाने का प्रयास किया हूं, और आपको समझ में भी आया होगा। देखिए, रिस्पिरेटरी सिस्टम जो है ना, बहुत सारे ऐसे लोग हैं, ठीक है, जो लोग इसको नहीं समझ पाते हैं। ठीक है, जो लोग योग के छात्र हैं, मेडिकल डिपार्टमेंट से है, एनाटॉमी को समझते हैं, वो इसको समझते हैं। अगर सभी पार्ट्स को आप देख लीजिए, चाहे ज्योग्राफी का स्टूडेंट हो, हिस्ट्री का स्टूडेंट हो, केमिस्ट्री का हो, फिजिक्स का हो, बायोलॉजी का हो, किसी का भी स्टूडेंट हो, ठीक है, वो उतना ज्यादा शरीर के बारे में एक्सप्लेन नहीं कर पाता है, नहीं समझ पाता है। लेकिन हम लोग योग में जी रहे हैं, ठीक है, योग में हम लोग जी रहे हैं, और इम्पोर्टेंट रोल जो हमारा जो है वो इनहेल एक्सेल, इनहेल एक्सेल में, फिर पहले भी बोला था कि एक योगा टीचर अपने क्लास में 1000 से ज्यादा बार बोलता है, सांस लो, सांस छोड़ो, सांस लो, सांस छोड़ो। तो ये प्राणों का प्रवाह जो हमारे शरीर के अंदर है, यही हमारा जीवनदायी है। इसलिए रिस्पिरेटरी सिस्टम का हमारे शरीर में बहुत ही इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, जिसके बिना जीवन की कल्पना भी नहीं की जा सकती है। तो आशा करते हैं कि हमारी बात आप सभी को समझ में आया होगा। तो अब हम सभी अपने हाथ को ऊपर करिए और तेजी से रफ करेंगे। तेजी से रफ करिए, आंखों को बंद करिए, हिप जनरेट करेंगे, हिप जनरेट करिए। 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1। आंखों को सेकेंड नीचे देखते धीरे धीरे आंखें खोलेंगे। अब यहाँ से मंच शिवम सर को देते हैं। शिवम सर, नमस्कार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका अमर राणा जी। आपने वास्तव में बड़ा अभूतपूर्व वर्णन किया है रेस्पिरेटरी का, और मुझे लगता है कि आपकी समझ दिन प्रतिदिन काफी शानदार तरीके से योग शिक्षकों के हितार्थ कार्य आएगी। मेरी शुभकामनाएं आप सभी के साथ हैं, और मैं विभिन्न अलग अलग मंचों पे उपस्थित हो रहे वक्ताओं को आप सभी के मध्य से ऐसे ही आमंत्रित करने का प्रयास करता रहूंगा। आज की इस कक्षा के लिए बहुत बहुत आभार आपका, और आप सभी का कि आपने संयम से श्री अमर राणा जी को सुना। अमर राणा जी, हम आपको शुभकामनाएं प्रेषित करते हैं, और अपेक्षा हमें मिलता रहे। बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।